हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, साउंड एंड हेल्दी, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हमने ये स्टडी किया था कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। हमने बताया कि किरचॉफ्स लॉ 1882 में इसको गुस्ताफ किरचॉफ ने दिया था, जिसके हेल्प से हम किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने टू लॉ दिया। फर्स्ट को हम लोग केसीएल बोलते हैं या किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। सेकंड लॉ को हम लोग किरचॉफ लूप रूल बोलते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी जंक्शन की ओर आने वाली इनकमिंग करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के इक्वल होता है। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। दूसरा, किसी भी लूप में जब हम टोटल पोटेंशियल चेंज का एल्जेब्राइक सम हम ले तो वो जीरो होता है। ये सेकंड लॉ कहता है। अब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कैसे हम सॉल्व करें, कैसे उसका एप्लीकेशन करें कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसको हम लोग डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, उसको अप्लाई कैसे करें और उसके मेथड्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए हेडिंग, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको हम केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप रूल बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, किसी क्लोज्ड लूप में, हमने बताया था कि ये केवल क्लोज्ड लूप के लिए एप्लीकेबल होता है। अराउंड एनी क्लोज्ड लूप द एल्जेब्राइक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। अगर किसी भी हम क्लोज्ड लूप में एक पॉइंट से मूव करें और उसी पॉइंट पर फिर वापस आए तो जितना पोटेंशियल चेंजेस का जो एल्जेब्राइक सम है वो जीरो होना चाहिए। अगर किसी हम क्लोज्ड लूप में एक पॉइंट से हम मूव करना स्टार्ट करें, उसी पॉइंट पर फिर वापस आए तो जो पोटेंशियल चेंजेज हैं उनका एल्जेब्राइक सम का जीरो होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है। ये इसको हम दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह सकते हैं? कोई भी आप सर्किट लेंगे तो उसमें कई सेल लगे होंगे, उनके ईएमएफ होंगे, किसी का प्लस लेना पड़ेगा आपको, किसी का माइनस लेना पड़ेगा, और उसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे जिनमें पोटेंशियल ड्रॉप आईआर होगा। तो इसको हम दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि किसी क्लोज्ड लूप में, किसी सर्किट के किसी क्लोज्ड लूप में सभी ईएमएफ का एल्जेब्राइक सम, उसमें सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप आईआर के प्रोडक्ट के एल्जेब्राइक सम के इक्वल होता है। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट में है द एल्जेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट। किसी सर्किट के किसी भी लूप में जितने ईएमएफ लगे हैं उनका एल्जेब्राइक सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। वो किसके इक्वल होता है? उस लूप में जितने करंट और रेजिस्टेंस लगे हैं उनके प्रोडक्ट के एल्जेब्राइक सम के इक्वल होता है। किसी सर्किट के किसी लूप में जितने ईएमएफ लगे होते हैं उनका एल्जेब्राइक सम, उसमें जितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं उन रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के एल्जेब्राइक सम के इक्वल होता है। अगर हम सारे ईएमएफ के एल्जेब्राइक सम को समेशन ई बोल दें और सभी करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्राइक सम आई आर बोल दें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर। यहाँ समेशन क्या है? सभी ईएमएफ का एल्जेब्राइक सम है। यहाँ समेशन आई आर क्या है? करंट और सभी रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्राइक सम है। तो ये आपका ये आ जाएगा। तो आप सेकंड स्टेटमेंट में इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी सर्किट के किसी लूप में सभी ईएमएफ का एल्जेब्राइक सम, उसमें सभी करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के एल्जेब्राइक सम के इक्वल होता है। ओके, आइए देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये फर्स्ट हमने लिया है, अप्लाई केवीएल इन द लूप। इस लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है। देखिए ये एक सर्किट है, देखिए इसमें एक सेल E1 लगा हुआ है, एक सेल E2 लगा हुआ है। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं, R1, R2, R3। एक रजिस्टर R1 है, एक R2 है, एक R3 है और 2 सेल लगे हुए हैं, एक का EMF E1 है, एक का E2 है।
अब हमें क्या करना है, इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि E1 सेल से कितनी करंट निकलेगी, E2 सेल से करंट कितनी निकलेगी। तो जब भी किसी सर्किट को किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके आपको सॉल्व करना हो तो कभी आपसे मिस्टेक ना हो, उसका आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं, उसका तरीका बताते हैं कि क्या मेथड है जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल किरचॉफ सेकंड लॉ का सही कर लें, आपसे मिस्टेक ना हो। आइए देखिए, उसमें स्टेप 1 हम क्या करते हैं, इतने स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल द ब्रांचेज ऑफ द लूप। जिस लूप में आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है उस सारे लूप में आप जो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। Start from a certain point of the loop and return to the same point either clockwise or anti-clockwise। उस लूप में किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें हम, चाहे क्लॉकवाइज चलते हुए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, उसी पॉइंट पर फिर हमें पहुंच जाना है। थर्ड, टेक एज मेनी लूप्स एज देयर आर अननोन एंड मेक इक्वेशन सॉल्व देम। जितने हमें अननोन है, मान लीजिए हमारा I1 I2 I3 3 अननोन है, तो हमें 3 लूप लेना है और 3 इक्वेशन बनाना है। मान लीजिए 2 अननोन है I1 I2, तो 2 लूप लेना है, 2 इक्वेशन बनाना है। जितने अननोन हो उतने हम लूप लेते हैं और उतने इक्वेशन बना करके उनको सॉल्व करते हैं। टेक एज मेनी लूप्स एज देयर आर अननोन एंड मेक इक्वेशन सॉल्व देम। उनका इक्वेशन बना लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। एक बात और, if a particular current comes out with negative sign it means assume direction is opposite to that of current। अगर सपोज कर लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर डाला, लास्ट में जो आंसर आया उसमें किसी करंट के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते समय जो डायरेक्शन आपने सपोज की है उसके अपोजिट में वो करंट फ्लो कर रही है, तो आप उसकी डायरेक्शन को बाद में चेंज कर सकते हैं। ओके। अब आइए देखें कि हम इन स्टेप्स को अप्लाई कर करके किसी न्यूमेरिकल को किरचॉफ सेकंड लॉ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन स्टेप्स को अप्लाई करके किरचॉफ सेकंड लॉ से हम किसी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हमने ये ले लिया है। यहाँ पर देखिए, एक सेल E1 है, एक E2 है, एक आपका R3 है, एक R1 है, एक R2 है। यहाँ पर 2 सेल लगे हुए हैं, दोनों की EMF E1 E2 है और आपके 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3। अब यहाँ पर कितने लूप बन रहे हैं मैं आपको लूप बता दूं। यहाँ पर देखें 3 लूप बन रहे हैं। एक आपका बनेगा A B D E A। जब भी लूप का नाम लिखेंगे तो जहां से आप राइट करना शुरू करेंगे वहीं फिर पहुंच जाएंगे। जैसे हम A से स्टार्ट कर रहे हैं तो A B D E, अब यही नहीं रुक जाना है, फिर A पर आना है तो A B D E A, ये पहला लूप हो जाएगा। सेकंड लूप देखिए क्या बन सकता है, A B C F A, ये सेकंड लूप हो जाएगा। थर्ड लूप क्या बन जाएगा, C D E F C, C D E F C, ये थर्ड लूप बन जाएगा। तो इस सर्किट में 3 लूप्स बन सकते हैं। कितने लूप बन सकते हैं, 3 लूप बन सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट बन गया A B D E A, सेकंड लूप बन सकता है A B C F A, थर्ड लूप आपका बन सकता है C D E F C। तो आपके कितने लूप बन सकते हैं, 3 लूप बन सकते हैं। इन 3 लूप के नेम मैं बता दूं। एक तो आपका बन सकता है A B, आपका A B D E A, A B D E A, एक लूप ये बन जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में जो पॉइंट होना चाहिए लास्ट में होना चाहिए। दूसरा आपका बन सकता है A B C F, A B C F A, ये अगला लूप बन सकता है। अगला बन सकता है C D E F C, C D E F C, यहाँ पर ये 3 लूप बन सकते हैं। उनके नेम मैंने राइट कर दिया। पहला A B C A B, आपका D E A, ये पहला लूप हो गया। अगला A B C F A, दूसरा लूप हो गया। अगला C D E F C, C D E F C, ये 3 लूप बन सकते हैं। ओके। अब तो पहला स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल ब्रांचेस। तो पहला स्टेप आइए देखते हैं। अब हमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है।
आपको ये बात पता है कि जब भी कोई सेल यूज में होता है तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, नेगेटिव को वापस जाती है। तो देखिए ये आपका E1 सेल है, यहाँ से I1 करंट ये निकल रही है और ये I1 करंट यहाँ से होती हुई फिर देखिए इसके वापस ये I1 वापस आ रही। देखिए यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकल रही है, ये R1 में I1 करंट जा रही है और निगेटिव में फिर I1 वापस आ रही है। यहाँ से देखिए यहाँ से I2 करंट निकल रही पॉजिटिव से, यहाँ जब पहुंचेगी तो यहाँ से I2 आ रही, यहाँ से I1 आ रही। किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाएंगे, इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के इक्वल होना चाहिए। तो ये I1 है, I2 तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2। तो इस वाले R3 रेजिस्टेंस में कितनी करंट आएगी? I1 प्लस I2 आएगी। इसमें कितनी करंट आएगी? I1 प्लस I2 आएगी। इसमें कितनी करंट होगी? I2। अब ये जब करंट यहाँ पर पहुंचेगी तो I2 यहाँ वापस चली जाएगी E2 के नेगेटिव में और I1 यहाँ चली जाएगी E1 के नेगेटिव में। तो ये हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ से हमने करंट I1 मान लिया, ये I1 आ गई, यहाँ से करंट हमने I2 मान लिया, ये दोनों आकर के मिक्स होकर के I1 प्लस I2 हो जाएंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। ये C यहाँ जंक्शन है, C पर हम ये रूल लगाएंगे। इस R3 में I1 प्लस I2 करंट जाएगी, जब ये यहाँ पर पहुंचेगी तो I2 वापस चली जाएगी E2 में, I1 वापस चली जाएगी E1 में। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है, यहाँ पर देखिए अननोन कितने हैं, यहाँ पर अननोन 2 हैं, एक I1 है एक I2 है। तो हमें कितने लूप लेने पड़ेंगे? 2 लूप लेने पड़ेंगे। कितने अननोन है? एक I1 और I2। दो चीजें को हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें 2 लूप लेने पड़ेंगे। कितने? 2 लूप लेने पड़ेंगे और 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। आइए देखें, अब हम वो 2 लूप कौन कौन से, इनमें से कोई 2 लूप ले सकते हैं, इनमें से हम कोई 2 लूप ले सकते हैं। आपके 3 लूप है, कोई 2 लूप ले सकते हैं। आइए हम पहले ले लेते हैं A B C F A, A B C F A, ये हमने पहला लूप ले लिया। और हमने करंट को देखिए एंटी क्लॉकवाइज लिया है, यहाँ करंट को एंटी क्लॉकवाइज लिया है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो फर्स्ट लूप हमने ले लिया A B C F A। देखिए A B C F A, जो पॉइंट यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए। अब इसमें देखिए रूल कैसे लगाएंगे, आप पहले ए से देखिए, ए से आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ पर ये सेल E1 मिलेगा। हमने कहा था जो साइन बाद में मिले, जो टर्मिनल बाद में मिले उसी का साइन लगा देना। अब इधर से जब आप आएंगे तो पहले ये निगेटिव है, बाद में पॉजिटिव मिल रहा है तो प्लस E1 हो गया। देखिए प्लस E1 हो गया। आगे हमने बताया था कि करंट के डायरेक्शन में चलने पर IR का प्रोडक्ट निगेटिव लेते हैं। अब देखिए करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ करंट I1 है, R1 है, करंट के डायरेक्शन में इसको निगेटिव लेंगे तो माइनस I1 R1 हो गया। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ C से इसकी तरफ चल रहे हैं, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो I2 R2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे तो प्लस I2 R2 हो जाएगा, प्लस I2 R2 हो जाएगा। यहाँ इस सेल में देखिए, यहाँ प्लस से माइनस, लास्ट में माइनस टर्मिनल मिल रहा। हमने बताया था लास्ट में जो टर्मिनल मिले वही साइन लगा देते हैं, तो लास्ट में माइनस मिल रहा है तो माइनस E2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा E1 माइनस E2, ये दोनों राइट साइड में चले जाएंगे, I1 R1 माइनस I2 R2। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यहाँ E1 E2 आपको गिवन होंगे, R1 R2 गिवन होंगे, I1 I2 अननोन है। अब हम एक दूसरा लूप ले लें। अब दूसरा लूप आप चाहे CDEF ले सकते हैं या बड़ा वाला लूप ले सकते हैं। हम चलिए छोटा वाला ले रहे हैं, CDEF और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब देखिए C से D में कोई नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, D से F आएंगे तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट की डायरेक्शन चलने पर प्रोडक्ट निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है R3, तो I1 प्लस I2 इंटू R3, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन चलने तो माइनस लेंगे तो देखिए माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। अब आगे देखिए, यहाँ E से F में कुछ नहीं मिला। अब F से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ सेल मिल रहा है, यहाँ पहले निगेटिव है बाद में पॉजिटिव है। आपसे कहा जो बाद में टर्मिनल मिले उसी का साइन लगाना, बाद में प्लस टर्मिनल है तो यहाँ प्लस E2 हो जाएगा। देखिए प्लस E2 हो गया। अब आगे आप बढ़ेंगे, प्लस E2 से आगे बढ़ेंगे, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट डायरेक्शन चलने पर I और R प्रोडक्ट निगेटिव होता है तो माइनस I2 R2 हो जाएगा, ये माइनस I2 R2 हो गया और फिर C पॉइंट पे पहुंच गए, इक्वल टू 0 आ गया। अब सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3।
यहाँ पर E2 आपको गिवन होगा, R3 गिवन है, R2 गिवन है। यहाँ से एक इक्वेशन I1 I2 में बन जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन I1 I2 में बन जाएगा। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये रहा कि किरचॉफ्स लॉ को हम अप्लाई कैसे करें किसी लूप में, कैसे हम इक्वेशन राइट करें, कैसे हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये चीज। तो याद रखना, जितने अननोन होते हैं उतने हमें लूप लेने पड़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक लूप ऐसा जरूर ले लें जिसमें सेल कनेक्टेड हो, वो लूप हम जरूर कनेक्ट ले लेते हैं। अब आइए हम एक सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। नीचे जो नेटवर्क दिया गया है, इसके हर एक ब्रांच में आपको करंट निकालनी है। अब देखिए नेटवर्क क्या है, ये 10 वोल्ट की एक बैटरी है, 10 वोल्ट की एक बैटरी है, इसके साथ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। यहाँ से करंट चलेगी तो इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन ब्रांचेज में आपको करंट निकालना है, ठीक है ना। अब ये नेटवर्क है, इसको सॉल्व करना है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल द ब्रांचेज। पहला स्टेप क्या होता है कि हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आइए देखें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। देखिए ये सेल है, यहाँ से करंट आप निकालिए, यहाँ से करंट आई चलना स्टार्ट हुई, ये करंट आई यहाँ पहुंची। जब यहाँ से करंट आई सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चली, ये ए पॉइंट पर पहुंची, जिसके दो रास्ते हैं, एक इधर है एक इधर है। तो कुछ करंट इसमें जाना है, कुछ इसमें जाना है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगी। सपोज कर लो इसमें करंट I1 चली गई, इसमें करंट I2 चली गई। अब I1 करंट यहाँ B पर पहुंचेगी, B पर अब उसको दो पार्ट में जाना है, इधर भी जाना है इधर भी जाना है। तो हम मान लें कि I1 करंट यहाँ पर पहुंची और इधर चली गई I3, इधर कितनी चली गई I3। तो I1 आई, I3 चली गई, तो बची कितनी, बची I1 माइनस I3, वो चली जाएगी इस वाले ब्रांच में। यहाँ हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग में I1 है, आउटगोइंग में I3 और प्लस इसमें मान लो x है, तो यहाँ से x आ जाएगा I1 माइनस I3। तो यहाँ से I1 माइनस I3 जो है वो इसमें आ जाएगी। देखिए I1 माइनस I3 इसमें आ जाएगी, मीन्स यहाँ से I1 करंट आई, I3 इसमें चली गई, तो बची कितनी, I1 माइनस I3, वो इसमें चली जाएगी आपकी, ये आपकी I1 है। तो I1 माइनस I3 ये चली गई, यहाँ से I1 माइनस I3 करंट आ रही है, ये I3 करंट यहाँ पर पहुंचेगी, इधर से I3 आई, इधर से I2 आई, तो I1 I3 प्लस I2 ऐड होकर के इसमें I2 प्लस I3 जाएगी। यहाँ से I2 प्लस I3 करंट आएगी, यहाँ से I1 प्लस I3 आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो I3 कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगी। और I1 प्लस I2 मिलकर के क्या हो जाएगी, I। तो देखिए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट निकली थी, निगेटिव टर्मिनल में I करंट आ गई। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप था डिस्ट्रीब्यूट द करंट इन ऑल ब्रांचेज, सभी ब्रांच में करंट डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमने करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगला है स्टार्ट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। अब हमें इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो अब हम इसके इक्वेशन चल रहे बनाते हैं, लूप कंसीडर करते हैं, आपको I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाते हैं कि कैसे आप I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे I3 की, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसको अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करें। आइए देखते हैं हम, ये आपका क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। नीचे दिए गए नेटवर्क में आपको हर एक ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना था। पहला स्टेप मैंने आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्लेन किया था। अब उसके करंट डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या किया था, यहाँ से I करंट लिया था, ये करंट I यहाँ पॉइंट A पर पहुंची, I यहाँ पहुंचेगी, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसमें I1 हो जाएगी, इसमें I2 हो जाएगी। I1 करंट यहाँ पर आएगी, हमने सपोज करा इधर I3 करंट चली गई, अब बचेगी कितनी, I1 माइनस I3 इस ब्रांच में चली जाएगी, यहाँ से I1 माइनस I3 आएगी, ये I3 करंट यहाँ पहुंचेगी, I2 यहाँ से आएगी, I3 प्लस I2 इस ब्रांच में चली जाएगी, यहाँ से I2 प्लस I3 आएगी, यहाँ से I1 प्लस I3 आएगी, दोनों ऐड होकर के I1 प्लस I2 आ जाएगी, I करंट वापस आ जाएगी, I करंट यहाँ से गई थी। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके इसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर 3 अननोन है, एक I1,
एक I2, एक I3, 3 अननोन है, तो हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन बनाने होंगे, 3 लूप लेने होंगे। यहाँ 3 लूप देखिए कौन कौन से हैं। एक लूप आपका है EF ABCE, एक लूप है EF ABCE, ये एक लूप है। दूसरा लूप हो जाएगा ABDA हो जाएगा। तीसरा लूप हो जाएगा BCDA हो जाएगा। और भी लूप बन सकते हैं, एक बन सकता है ABCDA बन सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप ले रहे हैं EF ABCE ले रहे हैं। दूसरा लूप हम कंसीडर कर लेंगे ABDA ले लेंगे। थर्ड लूप हम BCDB कंसीडर कर लेंगे। आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, सॉल्यूशन गिवन अकॉर्डिंग टू KVL। KVL कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KVL मतलब क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन द लूप EF ABCE, तो देखिए EF ABCE, हम ये वाला लूप ले रहे हैं, ये जिसमें सेल लगा हुआ है, ये वाला लूप कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, हम E से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो हमें पहले ये सेल मिलेगा। हमने कहा था सेल में जो बाद में टर्मिनल आया उसको लिखना, पहले निगेटिव आया बाद में पॉजिटिव आया तो प्लस लिखा जाएगा। कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का, प्लस 10 वोल्ट हमने राइट कर दिया। अब आगे बढ़िए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो I और R का प्रोडक्ट निगेटिव होता है। I करंट I है, R कितना है 10 है, तो -10 इंटू I हो गया, -I इंटू 10 हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, अब इधर जाएंगे, ये करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट I1 है, रेजिस्टेंस 10 है, तो आपका हो जाएगा -10 इंटू I1। देखिए -10 इंटू I1 हो गया। अब आप यहाँ पहुंचेंगे, इस ब्रांच में जाएंगे, इसमें करंट I1 माइनस I3 है और रेजिस्टेंस 5 है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस लेंगे, तो हो जाएगा -5 इंटू I1 माइनस I3 इक्वल टू, अब यहाँ पर पहुंच गए, अब कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, पॉइंट C से होते हुए यहाँ आ गए, तो ये आपका इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ जो I है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिए, तो I इक्वल टू इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। तो यहाँ पर हम क्या करें, देखिए ये I है तो यहाँ हम I1 प्लस I2 राइट कर सकते हैं, I की जगह पर हम I1 प्लस I2 राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका +10 -10 इंटू I1 प्लस I2 -10 I1, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो गया +10, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू I1 प्लस I2, यहाँ हो जाएगा -10 I1, और यहाँ देखिए ये 5 है, 5 इंटू I1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -5 I1, ये आपका हो जाएगा -5 I1। देखिए 5 इंटू I1 करेंगे -5 I1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका 5 I3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 इंटू I1 -10 I1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू I2 -10 I2 हो जाएगा, -10 I1 हो जाएगा, -5 I1 हो जाएगा, प्लस 5 I3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम I1 देखें कितने हैं, -10 I1 -5 I1, तो 10 10 20 और -5 -25 I1। देखिए ये आपका 10 I1 है, ये आपका 10 I1 है, ये 10 I1 है, तो आपका I1 अगर कंसीडर करेंगे तो -10 और -5, तो 10 10 20 -25 I1 हो जाएगा। अब I2 देखिए, I2 की हम बात करें तो ये आपका 10 I2 है, I2 और कहीं नहीं है तो -10 I2 हो गया। अब हम I3 की बात करें तो यहाँ देखिए 5 I3 है और कहीं नहीं तो 5 I3, और ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो राइट साइड में -10 हो गया। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये +25 I1 हो जाएगा, ये +10 I2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस में आ जाएगा, तो 25 I1 +10 I2 -5 I3 इक्वल टू 10 आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दीजिए,
5 5 या 25i1, 5 2 जा 10i2 माइनस 1i3, 5 2 जा 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया i1 5i1 प्लस 2i2 माइनस i3 इक्वल टू 2। यहाँ i1 i2 i3 तीनों देखिए यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर i1 i2 i3 तीनों इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर i1 की वैल्यू, यहाँ पर i2 की वैल्यू i3 के टर्म में, i1 की वैल्यू i3 के टर्म में रख दें, फाइंड आउट कर लें, यहाँ लाके पुट कर दें तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम चलते हैं सेकंड लूप लेते हैं। सेकंड लूप देखिए हमने ले लिया ए बी डी ए, तो हो जाएगा ए बी डी ए। अब आप देखिए ए से हम चलना स्टार्ट करते हैं, ए से बी की तरफ चलेंगे। करंट कितनी है i1, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 10 इंटू आई। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस में आएगा, तो माइनस 10i1 हो जाएगा। अब ए बी से डी चलेंगे, बी से डी चलेंगे, करंट कितनी है i3, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस 5i3, तो हो जाएगा माइनस 5i3। अब आप डी पर आ गए, डी से ए चलेंगे, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो प्लस में लेंगे। करंट कितनी है i2, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो हो जाएगा प्लस 5i2 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब आप देखें ये माइनस 10i1 हो गया, ये माइनस 5i2 हो गया, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये प्लस 10i1 हो जाएगा, ये माइनस 5i2 हो जाएगा, प्लस 5i3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा i2 को राइट, i2 के लेफ्ट साइड में ले लीजिए, i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i1 प्लस i3, i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i1 प्लस i3। i2 को हमने i1 और i3 के टर्म में राइट कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके, अब आप देखें ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें i2 i1 i3 आ गया। अब हम नेक्स्ट लूप ले लें, बी सी डी बी, देखिए बी सी डी बी, बी सी डी बी, ये हम लूप ले रहे हैं और इसमें हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो देखिए बी सी डी बी करेंगे, तो देखिए बी से सी जब आप चलेंगे तो बी से सी चलेंगे, करंट कितनी है i1 माइनस i3, रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या लेंगे माइनस, करंट की डायरेक्शन में चलने पर आई और आर का प्रोडक्ट माइनस लेते हैं तो हो जाएगा देखिए माइनस 5i1 माइनस i3 हो जाएगा, माइनस 5i1 माइनस i3 हो जाएगा, प्लस अब आगे देखिए यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब आप सी से डी आएंगे, सी से डी आएंगे, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, प्लस मिलेंगे 10 इंटू करंट कितनी है i2 प्लस i3, तो प्लस 10 इंटू i2 प्लस i3 हो जाएगा। देखिए प्लस 10 i2 प्लस i3 हो गया। अब आगे देखिए डी से बी आएंगे, करंट के अपोजिट चलेंगे, करंट कितनी है i3, रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं प्लस मिलेंगे, प्लस 5i3, देखिए प्लस 5i3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ले, माइनस 5i1 और माइनस माइनस प्लस 5i3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10i2, ये हो जाएगा 10i3 और ये हो जाएगा प्लस 5i3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 5i1। अब i3 देखिए, i2 देखिए प्लस 10i2 और i3 देखिए 5i3 10i3, तो ये और ये 5i3, तो 5 और 10 15 5 20i3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस i1 प्लस 2i, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस i1 प्लस 2i2 प्लस 5 4 जा 20i3 इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये i1 इक्वल टू, i1 को आप इधर रखिए, i1 इक्वल टू हो जाएगा 2i2 प्लस 4i3, i1 इक्वल टू 2i2 प्लस 4i3, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। ओके, अब आप देखें ये i1 आ गया 2i2 प्लस 4i3 और यहाँ पर देखें ये i2 था 2i1 प्लस i3, ये सेकंड इक्वेशन था। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखें, थर्ड ये है, सेकंड देखिए ये है, सेकंड ये है, तो देखिए सेकंड है i, देखिए i1 इक्वल टू 2 इंटू i2 देखिए वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2i1 प्लस i3, 2i1 प्लस i3, तो ये i1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू i2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 2i1 प्लस i3, 2i1 प्लस i3 प्लस 4i3, ये हो जाएगा i1 इक्वल टू 2 जा 4i1 प्लस 2i3 प्लस 4i3, ये हो जाएगा i1 इक्वल टू 4i1 और 2i3 प्लस 4i3 6i3 हो जाएगा। i1 माइनस i1 इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, i1 माइनस 4i1 इक्वल टू 6i3 आ जाएगा।
तो -3i1 इक्वल टू 6i3 आ जाएगा। तो i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, i1 कितना आ जाएगा -2i3, i1 कितना आ जाएगा -2i3। ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब आप देखिए ये i1 हमारा आ गया, ये i1 आ गया। अब हम i2, इस i1 की वैल्यू हम यहाँ ला के पुट कर दें, यहाँ ला के पुट कर दें। तो देखिए i2 कितना हो जाएगा, i2 इक्वल टू हो जाएगा 2 और i1 की वैल्यू है -2i3 और देखिए प्लस i3 है, प्लस i3 हो जाएगी। तो हो जाएगा i2 इक्वल टू -4i3 प्लस i3, i2 इक्वल टू -3i3। तो देखिए i2 की वैल्यू i3 के टर्म में आ गई, i1 की वैल्यू i3 के टर्म में आ गई। मीन्स यहाँ देखिए i2 की वैल्यू i3 के टर्म में आ गई, i1 की वैल्यू i3 के टर्म में आ गई। देखिए i1 की वैल्यू i3 के टर्म में आ गई, i2 की वैल्यू i3 के टर्म में आ गई। अब इन i1 और i2 की वैल्यू, ये i1 और i2 की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन ये है, देखिए हम इन i1 और इन i2 की वैल्यू कहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। तो 5 इंटू देखिए i1 की वैल्यू आपकी है -2i3, ये -2i3 हो गया, प्लस 2 इंटू i2 की वैल्यू देखिए कितनी है, i2 की वैल्यू हमारी आई थी -3i3, तो -3i3 और माइनस में कितना है -i3 इक्वल टू कितना है 2। अब यहाँ से देखिए 5 2 जा -10i3 -6i3 तो -16i3 और -i3 तो -17i3, तो ये हो गया -17i3 इक्वल टू 2, -17i3 इक्वल टू 2। तो i3 क्या आ जाएगा -2/17, 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 क्या आ जाएगा -2/17। तो i3 की वैल्यू आ गई -2/17 एम्पियर। अब i3 आपकी आ गई, i3 की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए i1 निकाल लीजिए, i3 की वैल्यू ये आ गई i3, अब i1 हो जाएगा -2i3। तो देखिए i1 आ जाएगा -2 इंटू i3 की वैल्यू कितनी है, i3 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 4/17 एम्पियर आ जाएगा। अब i2 निकाल लीजिए, i2 कितना है देखिए, i2 है -3i3, तो i2 हो जाएगा -3, i3 की वैल्यू है -2/17 तो प्लस 6/17 एम्पियर आ जाएगा। ये i1 की वैल्यू आ गई, ये i2 की वैल्यू आ गई। अब हमें सभी ब्रांच में करंट बतानी है, तो चलो देखें यहाँ पर करंट कितनी है, i1 प्लस i2 और i1 प्लस i2 है ना। तो देखिए i1 प्लस i2 ऐड कर लीजिए, i1 प्लस i2, ये i1 है ये i2 है, तो 4/17 प्लस 6/17, तो 4 6 कितना होता है 10/17, तो i1 प्लस i2 आ गई 10/17। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ करंट है i1 माइनस i3, i1 माइनस i3, i1 देखो कितना है 4/17 और i3 देखिए i3 है आपकी -2/17। देखिए आपका i1 है 4/17, i3 है 2/17, आपको i1 माइनस i3 चाहिए, तो 4/17 माइनस -2/17, तो 4 2 क्या आ जाएगा 6/17। देखिए 6/17 आ जाएगा। इस ब्रांच में करंट आ गई। अब देखिए यहाँ पर करंट है i2 प्लस i3, इस वाली ब्रांच में i2 प्लस i3। देखिए i2 प्लस i3 क्या हो जाएगा, i2 है 6/17, ये -2/17, 6 में से 2 निकल जाएगा तो 4/17 आ जाएगा, ये 4/17 आ गया। i जो है वो i1 प्लस i2 के इक्वल है, तो i1 प्लस i2 कितना है 10/17 हो जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 10/17, i1 प्लस i2 की वैल्यू 10/17 आ जाएगी, i1 माइनस i3 6/17 आ जाएगी और आपकी i2 प्लस i3 4/17 आ जाएगी, 4/17 आ जाएगी। तो सभी ब्रांच में आपकी ये करंट जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपका किरचॉफ सेकंड लॉ से ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा प्यारे बच्चों कि हम कैसे न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई कर करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको सॉल्व करने में बहुत सावधानी बरतनी है। जरा सा भी आप प्लस माइनस की गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको बड़ी सावधानी से लूप बनाना है, बड़ी सावधानी से इक्वेशन बनानी है, बड़ी सावधानी से उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। क्या करना है, आंसर निकालना है।
तो ये रहा किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये रहा किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, किरचॉफ सेकंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक राउंड पाथ या क्लोज पाथ के अलांग वर्क डन जीरो होगा। ओके, अब आप जो बात नहीं समझ में आ जाएगी कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे या आप ग्रुप में राइट करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बाय।